किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी हरिद्वार के सह निदेशक डॉक्टर योगेंद्र पाल सैनी। और डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं जनवरी माह में हमारे किसान साथियों को कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। धन्यवाद विकास जी। डॉक्टर योगेंद्र, आज 1 जनवरी नववर्ष की शुरुआत हो गई है। हमारे सभी किसान साथियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे ही माह की शुरुआत होती है वैसे ही चिंताएं बढ़ती हैं कि अब हमने खेतों में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं। और क्योंकि इस समय हमारे खेतों में तरह तरह की फसलें खड़ी हैं, अनाज वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, तो एक एक करके आज सब पे बात करेंगे। सबसे पहले गेहूं को ले लेते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि रबी की मुख्य फसल हमारी गेहूं है। और जो हमने फसलें, चाहे पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, मैदानी क्षेत्र की बात करें, अब हमारी फसलें अच्छी खासी बढ़ावार अवस्था में हैं। तो इस समय किस बात का हमें ध्यान रखना है? सबसे पहले तो किसान भाई और बहनों को मेरा नमस्कार और नया वर्ष आप लोगों के लिए शुभकामनाएं सहित मंगलमय हो। और मेरी तरफ से और कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से और पंतनगर विश्वविद्यालय की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा कि इस समय वास्तव में मुख्य फसल गेहूं है हमारा, और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो गन्ना भी हमारे खेतों में खड़ा है। और उसके अलावा जो है बहुत सारे किसान जौ भी बोते हैं, जई भी बोते हैं, कुछ चने भी बोते हैं, मटर, मसूर और आलू और सब्जियां। ये मुख्य फसलें हमारी इस समय खड़ी हैं खेतों में। और जो हमारे जो है, चूँकि कुछ जो है खड़ी हैं और कुछ की किसान भाई बुआई की भी चेष्टा कर रहे हैं। तो गेहूं की बुआई की चेष्टा कर रहे हैं। अभी भी बुआई कर सकते हैं डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल। क्या नाम जो है, जनवरी के पहले हफ्ते में आप जो है बहुत कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में भी आप बुआई कर सकते हैं। मैं उनका जो है आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है उनकी बुआई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो रबी की जो समय से बुआई वाली जो फसलें हैं या मतलब प्रजातियाँ थी जो गेहूँ की जो अक्टूबर और नवंबर में बुआई की जाती है, तो वो लगभग 55 से 60 दिन की इस समय आपके खेतों में खड़ी है। और उस समय आप जो है देखेंगे तो जो 55-60 दिन की फसल हो जाती है उनमें पत्तियां जो है भरपूर हो जाती हैं। तो इस समय आप उसमें आप सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दूसरी सिंचाई का समय है। और दूसरी यह है कि आप नत्रजन की जो है बहुत आवश्यकता होती है, चूँकि सीरियल क्रॉप्स हैं और नत्रजन का भी खास ध्यान रखना है। तो इनमें मैं 2 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको सिंचाई की आवश्यकता है, चूँकि अभी पिछले हफ्ते जो है 26 से 28 दिसंबर तक अपने उत्तराखंड में बारिश हुई है। तो जिन क्षेत्रों में भरपूर बारिश हुई है तो वे क्षेत्र में सिंचाई ना करें। और बल्कि अगर ज़्यादा पानी भरा है, आपने 2-4 दिन पहले ही सिंचाई की हो, तो जल निकास का उचित प्रबंध कर लें, क्योंकि खेत में पानी अगर खड़ा रहेगा तो गेहूं की फसल आपकी पीली पड़ जाएगी, जिससे आपकी जो है फसल को जो है नुकसान होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप जल निकास का जो आप जो है व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पानी जो भरा है उसको आप निकाल करके जो दूसरे खेतों में चला दीजिए। दूसरा ये है कि आप जब वो ओट में आ जाए, पैर चिपकने लगे, तो उस समय आपको जो है यूरिया, जो दानेदार यूरिया है, उसका जो है छिड़काव लगभग जो है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है आप इसका जो है छिड़काव कर दें। इसमें 2 बातें हैं, चूँकि भारत सरकार ने जो है अब जो है दानेदार यूरिया पे जो है काफ़ी सख्ती रखी है, क्योंकि किसान भाइयों को जगह जगह कोऑपरेटिव के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप जो है संतुलित मात्रा में जो है नत्रजन का प्रयोग करें। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई ज़्यादा मात्रा में जब नत्रजन दे देते हैं तो फसल तो उनको हरी भरी दिखाई देती है, परंतु उसमें नुकसान हो जाता है। ज़्यादा हरी होने से उनमें कीट और बीमारी का प्रकोप भी होता है। दूसरा जो है, जो हम नत्रजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं, वो लीचिंग के द्वारा जो हमारा भूमिगत जल है उसको भी पोल्यूट करता है। तो उस स्थिति में जो हम, चूँकि ग्राउंड वाटर हम पीने के पानी में हम यूज करते हैं, तो उससे हमारे जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो इसके लिए जो है भारत सरकार ने जो है इफ्को के माध्यम से जो है नैनो यूरिया का ईजाद किया है। चूँकि
नैनो यूरिया को प्रयोग करने में किसान भाइयों के सामने दो भ्रांतियाँ आती हैं कि एक तो वो कहते हैं कि हम जो है स्प्रे करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा देते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि खाली नैनो यूरिया से ही पोषण का पूरा नहीं होगा। आपको करना क्या है कि अगर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको देनी है तो उसमें से जो है 60 किलोग्राम आप जो है दानेदार यूरिया से दें और 60 किलोग्राम जो है नैनो यूरिया से दें। दूसरी बात यह है कि जो आप लोगों ने दिसंबर माह में फसल बोई थी तो वो लगभग आपका 25 से 30 दिन की हो रही है। तो वो 25-30 दिन की जब हो जाती है फसल तो उस समय किसान भाइयों को जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई की शायद अब आवश्यकता इसलिए नहीं होगी चूँकि पिछले हफ्ते ही बारिश हुई है और एक सिंचाई के बराबर अगर बरसात हुई है तो आप सिंचाई कदापि ना करें। डॉक्टर साहब, खरपतवारों की भी समस्या देखी जाती है इस समय, तो इसके लिए हमारे किसान साथियों को क्या करना चाहिए? किसान भाइयों, खरपतवार वास्तव में बहुत ही नुकसान पहुंचाता है गेहूं की फसल में। अगर आप समुचित उपाय ना करें तो लगभग आपका जो 25 से 40% जो है उपज में नुकसान हो जाता है। डॉक्टर योगेंद्र, क्या इस समय किसी प्रकार के रोग और कीट लगने की समस्या भी रहती है गेहूं में? इस समय जो है चूंकि जो 55 से 60 दिन की फसल है उसमें हमारे खेतों में लगभग 2-3 जो है रोग दिखाई देते हैं, जैसे पीली गिरवी, भूरी गिरवी और उसके बाद जब बाली बनती है तो करनाल बंट। तो आप प्रोपकिनाजोल जो है 25 EC इसको जो है 500 लीटर पानी में घोल करके आप जो प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इससे पीली गिरवी और भूरी गिरवी दोनों ही आपकी जो है कंट्रोल हो जाएगी। डॉक्टर योगेंद्र, शुरुआत में आपने बताया था कि गेहूं की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनकी बिजाई हम अभी कर सकते हैं, तो थोड़ा उनके बारे में भी जानेंगे कि कौन सी प्रजातियों की बिजाई हमारे किसान साथी गेहूं की इस समय कर सकते हैं। हालांकि अब दिसंबर माह लास्ट हो जाता है, परंतु कुछ वैरायटियां ऐसी विकसित हुई हैं जो जनवरी के पहले हफ्ते में भी अगर आप बुआई कर सकते हैं तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। DBW 316 जो 114 दिन में तैयार हो जाती है और उपज देने की क्षमता भी लगभग 41 से 42 कुंटल पर हेक्टेयर की है। इसके अलावा PBW 590 है जो 40 कुंटल के आसपास उपज दे देती है। PBW 373 है और ये 126 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। इसकी भी पैदावार देने की क्षमता 41 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर है। डॉक्टर योगेंद्र, पर्वतीय क्षेत्रों में शीतोष्ण फलों की भी खूब खेती की जाती है, खूब बाग लगाए जाते हैं और इस समय बाग लगाने का भी समय चल रहा है, तो थोड़ा बताएं कि अगर नए बाग हमारे किसान साथी लगा रहे हैं तो किन बातों का हमने ध्यान रखना है और कौन कौन से इस समय फल वृक्ष हम लगा सकते हैं? किसान भाइयों, जैसे ही विकास जी ने पूछा कि शीतोष्ण फल का जो है इस समय जो है रोपण भी होता है, इसमें हमारे जो है आपके पर्वतीय क्षेत्रों में आपका सेब, माल्टा, आड़ू, खुमानी, पलम, ये सारे के सारे आपके जो है पर्वतीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। और इस समय जो है हमारे जो सिट्रस वाले फल हैं वो अब फलत पर हैं और इसमें जो है जो अच्छे दे रहे हैं उनकी तुड़ाई करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। और जो किसान भाई आपके जो है बगीचा लगाना चाहते हैं वो इस समय रेखांकन करके आप जो है जैसे सेब का बगीचा लगाना चाहते हैं तो इस समय सेब के पौधे आपको मिल जाएंगे और आप सेब की जो है रोपण करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके बाद जो है जहाँ पर आपको आम, अमरूद का रोपण करना है, हालांकि इस समय अच्छा मौसम नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आम और अमरूद लगाने का, परंतु गैप फिलिंग में आप मौसम अनुकूल होता है तो आप इसको गैप फिलिंग में ले सकते हैं। अन्यथा जो है जून जुलाई में आप जो है इसका रोपण कर सकते हैं आम और अमरूद का। तो इसके लिए आपको गड्ढे तैयार कर लें, गड्ढे तैयार करके जो है उसमें सड़ी कंपोस्ट खाद भर करके उनको भर दें और फिर उसके बाद जो है जब रोपाई करना है तो उनको खोल करके आप जो है उनके अंदर पौधे रख करके आप हल्की मिट्टी डाल करके सिंचाई कर दें तो इससे जो है आपके अच्छे पौधे होंगे। दूसरा ये है कि शरदकालीन का मौसम चल रहा है तो पाला का विशेष सावधानी आपको रखनी है। तो पाले की रोकथाम के लिए एक मात्र उपाय है कि आप हल्की सिंचाई करते रहें और बगीचे के चारों तरफ धुआं करके आप जो है किसी हद तक जो है पाले की रोकथाम कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर योगेंद्र पाल सैनी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि कौन कौन से मुख्य कार्य हमें इस जनवरी में अपनी खेती किसानी में करने हैं ताकि अच्छा उत्पादन हम ले सकें।
आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।